हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ दिस कीवर्ड के बारे में। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि दिस कीवर्ड क्यों यूज होता है, किस लिए इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो चलते हैं इसको सीखते हैं। तो बेसिकली जो इसका मेन रीजन है इसको यूज करने का वो ये है कि अगर हमें यहाँ पर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ $a और इसकी मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पर 10 और मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक बार ब्राउजर पे चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एरर जनरेट हो रहा है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड $a। तो यहाँ पर जब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा तो वो अनएक्सपेक्टेड क्यों बताया, जबकि मैंने यहाँ पर $a लगा के इस वेरिएबल को बहुत अच्छे से क्रिएट करा है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस कीवर्ड यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऐसे डायरेक्टली एक वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम आगे इनकैप्सुलेशन की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर का क्या रोल होता है। अभी के लिए आप यहाँ पर मान लीजिए आपको अगर कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपको इसके लिए पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल से पहले आपको यहाँ पर पब्लिक लगा देना। अब ये मत सोचना कि किस लिए इसका यूज हो रहा है, क्या इसका स्कोप है, ये आपको इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो में आगे जो सीरीज आने वाली है, जो आगे ट्यूटोरियल आने वाला है, वो आपको इसमें पता चल जाएगा। अभी के लिए आप मान लीजिए आपको यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड लिखना है, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो मतलब हम डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आगे और भी होते हैं इसके अलावा एक्सेस मॉडिफायर, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर पब्लिक लिखना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जो कि ओबीजे नाम से। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे हम फंक्शन को कॉल कराते थे वैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा लिया। तो चलता एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 यहाँ पर इसकी वैल्यू हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 50 तो 50 यहाँ पर इसकी वैल्यू हो चुकी है। अभी तक आपको समझ आया होगा कि हम वेरिएबल किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर दिस कीवर्ड का यहाँ पर किस तरीके से यूज होगा। तो मान लीजिए अगर मैं एक पब्लिक तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ शो वैल्यू नाम से। एक मैंने फंक्शन बना लिया। अब इस शो वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली इको कराऊंगा किसकी वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल है a, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर शो वैल्यू इधर कर देता हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू और इको करा रहे हैं हम इसको। तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल a। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अब डिफाइन भी कर दिया वेरिएबल को और यहाँ पर भी मैं उसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों आया है, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो जब भी हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो किस लिए यूज होता है, वो एक करंट क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करता है। मतलब जितने भी जो भी यहाँ पर फंक्शन बनेगा वो हर एक के लिए अपने आप को खुद से चलाएगा। मतलब करंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो जो इंस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको आगे समझ आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उस कीवर्ड का यहाँ पर यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस। तो आपको $this लिखना है, यही आपका दिस कीवर्ड है। मैं यहाँ पर स्पेस कर दिया मैंने। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि दिस कीवर्ड का यूज किस तरीके से करते हैं। तो आपको लिखना है $this और इसके आगे आपको एक एरो साइन यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो कि हाइफन और ग्रेटर देन से, और उसके आगे आपको वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, ये बता रहे कि भाई जो इस क्लास का इंस्टेंस बन रहा है ना इस वेरिएबल का, वो इसके अंदर आ जाए। मतलब ये डिफाइन कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इस वाले ए को, इसका यही काम है, ये डिनोट कर रहा है इस वाले a नाम के वेरिएबल को। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब भी एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर दिस कीवर्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलते एक बार ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। आप इको की जगह रिटर्न भी करा सकते हैं। जैसा आपको पता है कि फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है, हम इको नहीं कराता है, रिटर्न कराते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये रिटर्न मुझे वैल्यू कर रहा है। अब इंस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर ये मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि शो वैल्यू नाम से एक फंक्शन है और मैं इसके आगे क्या करता हूँ, एक वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूँ। मतलब एक वैल्यू इसकी बढ़ा देता हूँ।
तो अब जाके इसको दोबारा से प्रिंट कराते हैं और चलते हैं, रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी यहां पर शो नहीं हुआ है, बट उसकी वैल्यू यहां पर बढ़ चुकी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले वेरिएबल आ रहा है, देन उसकी वैल्यू को ऐड करा जा रहा है। तो अगर मैं इसमें पहले कर देता इसको प्री इंक्रीमेंट करता तो यहां पर ये चलता ही नहीं, क्योंकि यहां पर अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है, क्योंकि ये जो दिस नाम का वेरिएबल है कोई प्लस प्लस को थोड़ी जानता है, तो डिनोट कर रहा है ए नाम का वेरिएबल को। तो मैं यहां पर ही इसको इंक्रीमेंट करा सकता हूं, ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर 50 ही वैल्यू आ रही है, जबकि मैंने एक इंक्रीमेंट इसको करा दिया। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ फंक्शन को चलाया है, मैंने यहां पर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल नहीं करा है। तो अगर मैं यहां पर एक बार दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करूं और रिफ्रेश करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये अब इस बारी में इसने मुझे 51 इसकी वैल्यू दी, क्योंकि एक बार तो इसने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया बट वो प्रिंट नहीं करेगा ना। जैसे आपको बताया मैंने PHP में पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, तो वैसे ही यहां पर एक काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन चलाया और इसी ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को कॉल भी कर सकता हूँ। तो वेरिएबल को मैंने यहाँ पर करा कॉल और अब कराते हैं इसको इको। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं, क्योंकि मैंने अब इसको इको करा लिया है। मैंने यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, 50 ही आएगा। बट अगर मैं अब इस वेरिएबल को इको करा लूँ तो भी ये मुझे यहाँ पर वही वैल्यू देगा। मैंने जब 2 बार फंक्शन चलाया तो 2 बार फंक्शन में क्या हुआ, पहली बार में उसकी चल गई होगी वैल्यू, उसके अंदर ऐड हो गई होगी, और दूसरी बार में क्या करा रहा है, इसको प्रिंट करा रहा है, मतलब वैल्यू तो इसके अंदर भी वो ऐड हो गई थी। तो पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट वाली वीडियो आप जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पर वेरिएबल को कॉल करा दिया। अब एक और चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि जो मैं इंस्टेंस की बात कर रहा था, अगर मैं इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लूँ ऑब्जेक्ट 2 नाम से, ऑब्जेक्ट 2 नाम से मैंने इसको कॉल करा। अब मैं इसको इको करा रहा हूं ऑब्जेक्ट 2 की हेल्प से ए नाम के वेरिएबल को मैं यहां पर इको करा रहा हूं। अब इसके बीच में एक इको लगा देते हैं ताकि BR से आपको पता चल जाए डिफरेंस इसका। मैं चलता हूं ब्राउजर पे, सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं 50, 51 और 50 वैल्यू यहां पर आ रही है। इस वाले को अभी के लिए या तो हाँ, ये इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पर इको नहीं कराते क्योंकि वो 50 वैल्यू प्रिंट करा रहा है। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर आ रही है 51 और 50। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इसी वेरिएबल को जब दोबारा कॉल करा तो उसने 50 ही वैल्यू क्यों दी, वो तो यहां पर ऊपर बढ़ चुकी थी ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए इसने इस वैल्यू को नहीं बढ़ाया। तो वो क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहां पर ये पहले फंक्शन चल चुका है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैंने यहां पर पहले से कोई फंक्शन चलाया नहीं है, तो ना तो वो इंक्रीमेंट हुई और ना तो वो मुझे शो होगी। तो यही ये काम करता है दिस वेरिएबल। तो इसने क्या करा, हर बार इसका इंस्टेंस बनेगा कि मतलब जितनी बार ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है तो उसके लिए हर बार ये कॉल होता रहेगा अलग अलग। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के लिए चलाता हूं, ये ऑब्जेक्ट के लिए चला रहा हूं, तो इसने तो इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, बट ऑब्जेक्ट 2 के लिए तो ये नहीं चलाना फंक्शन, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए चलाता। तो इसलिए यहां पर दिस कीवर्ड यूज होता है। तो इससे क्या होगी, कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई है। मैं चाहता नहीं था कि भाई वो इंक्रीमेंट करना दिखाए मुझे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो पहले ऑब्जेक्ट से तो इसने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दिखा दिया। अब वो वैल्यू इसके अंदर नहीं आई है, ए के अंदर, ये हर बार के लिए यहां पर अलग वैल्यू इसको देगा जब भी हम इसके अंदर इंक्रीमेंट कराएंगे। तो यही फायदा होता है हमें यहां पर दिस कीवर्ड का। तो हर एक के लिए खुद का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, जब भी हम इसको कॉल कराते हैं तो उस करंट क्लास का इंस्टेंस मुझे क्रिएट करके देता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमने जब दूसरे ऑब्जेक्ट से चलाया इसको तो इसने इसकी वैल्यू को नहीं बढ़ाया। अब इसी ऑब्जेक्ट से मैं यहां पर अगर वो शो वैल्यू नाम का फंक्शन चला दूं तब ये मुझे देगा वैल्यू इसकी। रिफ्रेश करता हूं तो क्योंकि अब इसने क्या करा, दूसरे ऑब्जेक्ट से भी उस फंक्शन को चला दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो वेरिएबल ए था ये अपने खुद के लिए था, बट जब दूसरी बार हमने दूसरे ऑब्जेक्ट से चलाया तो करंट क्लास का इंस्टेंस कॉल हुआ और इसने क्या करा, उस वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है 50 वो उसमें उसी को सेम रखा। तो इसी में यहाँ पर ये यूज होता है हमारा दिस कीवर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।